नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम रनिंग में जो अपनी एक्सरसाइज थी 4.3 उसको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 तक हमारी पिछली वीडियोज़ में बात हो चुकी है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और हम आपको इस तरह से उन प्रश्नों से समीकरण बनाना सिखाएंगे और आप आराम से उनको इस प्रकार सीख जाओगे कि आप लोगों का समीकरण बनाने में डंका बजने लगेगा। ये मेरा वादा है और आप लोग लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि यदि आप लोगों ने स्किप करके उसको आगे बढ़ने की कोशिश की तो हो सकता है कि कोई वैल्यूएबल जो बात है, जो काम की बात है, वो आप मिस कर सकते हैं। तो लगातार आप इस वीडियो में बने रहें। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 के बारे में। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ये ऐसे कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने के बाद उनका जो अंतर है वो 180 है। ये सब बातें समीकरण बनाने के लिए काम आएंगी, अभी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये भी कंडीशन है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा और पढ़ा तो आप लोगों को इतनी बात ज़रूर समझ में आ गई कि दो संख्याओं की बात हो रही है। दोनों संख्याओं में कहीं न कहीं एक संख्या छोटी है, एक बड़ी संख्या है। इतनी बात तो समझ में आ रही है। छोटी संख्या की बात हो रही है, बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो उन दोनों संख्याओं को एक बार मान लिया जाए। बाकी की बातें बाद में अपने को समझ में आ जाएंगी। माना जो बड़ी संख्या है उसको हम क्या मान लेते हैं, अक्ष, और छोटी संख्या को क्या मान लेते हैं, वाई। बड़ी संख्या अक्ष है, छोटी संख्या वाई है। अब उसने क्या कहा है, पहले सेंटेंस में आप पढ़ो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार कि प्रश्न में जो हमें कंडीशन दे रहा है उसके अनुसार हम काम करेंगे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है कि आपने ये जो दोनों संख्याएं यहाँ पर मानी है, कह रहा है कि उनका वर्ग करो। ये लो वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग हो गया, इसका भी वर्ग हो गया। कह रहा है इन दोनों का अंतर आप सब जानते ही हो, माइनस लगाना है। कितना बता रखा है, 180। हो गया पहले सेंटेंस का काम। दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिया, अंतर बोला है तो हमने माइनस लगा दिया। अंतर है कितना, 180, बराबर में 180 लिख दिया। एक बार ये समीकरण यहीं पे आप ऐसा कैसा ही लिख करके छोड़ देंगे, एक बार ये इतना ही लिखा जाएगा। अब जो आपका सेकंड सेंटेंस है उसको समझना। छोटी संख्या का जो वर्ग है, तो छोटी संख्या कौन सी है इसमें, वाई। ये वर्ग बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है भाई, अक्ष। कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या ये है से 8 गुना है। तो सिंपल बात बता रहा हूँ, ये 8 गुना जो नाम आ रहा है, 8 से गुणा तो करना है, इसके बीच में बराबर लगा दूँ। चलो, छोटी संख्या का वर्ग कर दिया। क्यों किया, इसने बोला है छोटी संख्या का वर्ग, तो हमने छोटी संख्या का वर्ग कर दिया। फिर आगे बोल रहा है बड़ी संख्या, ये लो बड़ी संख्या तो अक्सी है, बड़ी संख्या का वर्ग नहीं बोल रहा है, केवल बड़ी संख्या ही बोल रहा है। अब ये जो 8 गुना नाम आ रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं 8 से गुणा करना पड़ेगा। और गुणा करना कहाँ है, बिल्कुल क्लियर कट बात बताऊंगा कि ये जो 8 गुना नाम लिखा हुआ है, ये इस सेंटेंस के अंत में लिखा हुआ है या फर्स्ट में लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि इस सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो सब के लास्ट में लिखा हुआ है ना, लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसको लास्ट में ही गुणा कर देंगे। और यदि ये चीज़ इस सेंटेंस के स्टार्ट में लिखी होती, शुरुआत में लिखी होती, तो आप शुरुआत में गुणा कर देते। तो आपको ये तो पता चल गया कि कैसे हमने गुणा किया। इन दोनों समीकरणों में मैच करके देखो कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है, वाई स्क्वायर। इसका मतलब एक दूसरे समीकरण में हम मान रखेंगे। समीकरण नंबर जो 2 है, उस समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में वाई स्क्वायर का मान रख देते हैं। वाई स्क्वायर का मान रखने पर देखो, वाई स्क्वायर का मान हमारे पास में यहाँ 8 अक्ष आ रहा है, तो यहाँ ये जो वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, 8 अक्ष। बस यही काम करना है। ये लो अक्ष स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर की जगह मैंने बोला है समीकरण नंबर 2 से, ये रहा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं किसका मान, वाई स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर का मान है कितना, 8 अक्ष, तो इसकी जगह 8 अक्ष लिख देंगे। अब बराबर में ये जो 180 है, ये तो अपने को इधर लाना पड़ेगा।
180 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो बराबर में 0 बनेगा। ठीक है, अब इसको हल करना है। यदि गुणनखंड हम कर सकते हैं तो इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। और मैं आपको बता दूं गुणनखंड इसकी बहुत ही आसान है। कैसे? पहला पद लिख दो और ये लास्ट का पद लिख दो। आपको पता है कि इसको अपन इससे गुणा करते हैं पहले, तो ये माइनस का 180 अक्स स्क्वायर आता है। अब 180 कौन सी दो संख्याओं को गुणा करने पर आता है? बहुत सारी संख्याएं ऐसी, लेकिन फिलहाल में आपके माइंड में जो भी आ रही है, आपको पता है 18 के पहाड़े में 180 आता है कि नहीं आता है? तो 18 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 180 आता है? 10 बार बोलने पर। इसका मतलब इन दोनों को गुणा करने पर 180 तो आना ही है। अब इनको एक बार जोड़ के चेक कर लो या घटा के चेक कर लो। जोड़ने पर तो इनको 28 आता है, वो अपने को यहाँ बीच में नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन यदि 18 में से 10 को घटाया जाता है तो ये 8 मिल रहा है। इसका मतलब गुणनखंड यहीं से अपने को प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि 18 में से आपने क्या किया, 10 को घटाया है और आपको कितना मिल गया? 8। लेकिन यहाँ अक्स आ रहा है आपका चर, तो सबके साथ अक्स लगा दो। एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर यदि चिन्ह माइनस का है, प्लस का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ यदि माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों का चिन्ह बदल करके आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ये प्लस का है तो आप इसको माइनस का लिख दीजिए, और ये माइनस है तो इसको किसका लिख दो? प्लस। और अब दो संख्याओं के जोड़े बना लो और कॉमन ले लो। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कॉमन लेना बस। और यदि गुणनखंड करने में किसी विद्यार्थी को दिक्कत आती है तो आप इसको क्या करेंगे? द्विघाती सूत्र से हल कर देना। द्विघाती सूत्र आप जानते ही हैं, दराचार्य सूत्र, जिसमें सबसे पहले ए बी सी का मान लिखो, दराचार्य सूत्र लिखो, मान रखो, सोल्व करो। तो कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि गुणनखंड आपसे फटाफट हो रहे हैं तो गुणनखंड से कर दो, समय बचेगा। लेकिन यदि गुणनखंड से नहीं हो रहा है तो फटाफट ABC का मान लिख करके दराचार्य सूत्र से उसको सरल करना शुरू कर दो और वो आराम से आप सरल कर दोगे। चलिए, इन दोनों में से यदि अपन कॉमन लें तो अक्स कॉमन आएगा, तो ये हो गया अक्स माइनस 18। यहाँ यदि आपको समझ में आ जाए कि कॉमन क्या आएगा तो ठीक है, नहीं आता है तो एक बार ये अक्स माइनस 18 लिख दो। अब समझो, देखो अक्स यहाँ पर भी, अक्स यहाँ पर, ये तो सेम हो गया। इस अक्स के पहले यहाँ कितना आ रहा है वो इसमें से कॉमन आएगा, 10 बराबर 0। ये जो दोनों ब्रैकेट सेम है ये एक बार लिखा जाएगा, फिर अक्स बच गया, प्लस का 10 बच गया, ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों ब्रैकेट के बराबर में 0 लिखेंगे। एक बार अक्स माइनस 18 के बराबर में 0, तो यहाँ से अक्स की वैल्यू मिल जाएगी अपने को 18। ठीक है, और यदि अक्स प्लस 10 बराबर 0 लिखेंगे तो यहाँ से अक्स बराबर अपने को मिल जाएगा -10। लेकिन ये अक्स बराबर जो -10 आ रहा है ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रश्न में कहीं पे भी धनात्मक ऋणात्मक संख्या की बात नहीं हुई। जब तक धनात्मक ऋणात्मक संख्या की बात नहीं हो रही है तो हम उसको धनात्मक मान के ही चलेंगे। ठीक है, तो अपन केवल अक्स का मान 18 ही काम में लेंगे। और उसके बाद आप समझ ही गए कि बड़ी संख्या को आपने अक्स मान रखा है, तो अक्स का ये जो मान आपके पास में आया, अक्स का तो आ ही चुका है, ये अपने को काम में लेना नहीं है क्योंकि ये संभव नहीं है। तो अक्स का मान जो 18 आ रहा है वो आप समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख दो, तो 2 में ठीक रहेगा। ठीक है, तो अक्स का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे अपन? 2 में, और उसको थोड़ा सरल कर देंगे। चलिए, अक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ से स्टार्ट करो, y² बराबर 8 गुणा अक्स का मान 18, 8 को 18 से गुणा करेंगे 144, और y का मान निकालेंगे तो इससे वर्ग घटेगा, इधर आएगा वर्गमूल। प्लस माइनस का चिन्ह आता है लेकिन हम केवल प्लस का ही चिन्ह लेंगे, क्योंकि यदि अक्स का मान ही माइनस में हमने नहीं लिया तो y का मान भी माइनस में नहीं लेंगे, इसलिए इसमें हम केवल प्लस का ही मान लेंगे। इसका उत्तर कितना हो गया? 12। भाई 144 का वर्गमूल 12 आता है, तो ये आपका y का मान आ गया। तो बड़ी संख्या को आपने अक्स माना था, तो बड़ी संख्या तो हो गई आपकी क्या? 18। ठीक है,
छोटी संख्या को आपने क्या माना था, छोटी संख्या को आपने y माना था, y का मान आ गया 12, तो ये आपके रिजल्ट हैं, प्राप्त हो गए। इस प्रकार से आपको हल करना है। एक बार मैं फिर बात बता दूं कि जैसे ही हमने इस समीकरण को हल करने के लिए सोचा, हमारे पास में 3 ऑप्शन थे कि आप इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहीं पे भी अपने को विधि के बारे में तो बोला नहीं गया है, तो गुणनखंड विधि से हल कर दो यदि आती है तो, और गुणनखंड से यदि आपको नहीं आती है तो आप ज़्यादा टाइम खराब मत करना, ज़्यादा सोच विचार मत करना, और फटाफट ABC का मान रख करके वहाँ से द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उसको हल कर लेना। उत्तर तो यही आना है, आराम से कर दोगे। ठीक है, समीकरण बनाना बहुत ज़रूरी था, ये समीकरण आपके सही बनने चाहिए। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी तक हम थोड़े थके हारे थे, 2 संख्याओं की बात हो रही थी। अब बात करेंगे हम रेलगाड़ी के बारे में कि एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल बतानी है कि वो कैसे चल रही है, कितनी उसकी चाल है, ये सब बातें हम करेंगे। तो इस प्रश्न संख्या 8 को देखिए। आपका प्रश्न संख्या जो 8 है वो क्या है? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एक बार प्रश्न को समझ लो, जो भी समझ में आए, जितना भी समझ में आए, नहीं आता तो समझाने का काम हमारा है, बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आएगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल का मतलब है कि उसकी स्पीड लगातार एक जैसी रहती है, कम ज़्यादा नहीं हो रही है, और 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब टोटल दूरी 360 है। हो गया पहले सेंटेंस का काम। पहले सेंटेंस में मुख्य रूप से यही समझा गया कि आपके पास में जो दूरी है वो कितनी है, 360। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो दूरी है, दूरी वो कितनी बता रखी है, 360 किलोमीटर। हो गया पहला सेंटेंस। अब पहले सेंटेंस को फिर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। यदि यह चाल इतनी होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब हकीकत बात यह है कि हमको ये बातें समझनी है कि क्या पूछा गया है, रेलगाड़ी की चाल। तो मान लेंगे हम, नहीं पता तो मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान लिया हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुनो, देखो दूरी हमारे पास में है, चाल हमारे पास में है, तो हमारे पास में क्या नहीं है, समय नहीं है। समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपके पास में है 360 किलोमीटर, चाल कितनी है भाई, x, तो इतने घंटे का समय लगेगा। एक बार फिर सुन लो, ये 360 किलोमीटर की दूरी ये तो फिक्स है, यात्रा की दूरी तो 360 ही है, ये हमने लिख दिया। अब उसकी चाल को हमने मान लिया x। अब चाल उसकी x है और दूरी ये है, तो समय कितना लगेगा हमने बता दिया। सेकंड सेंटेंस में क्या बोला गया है कि यदि यह चाल
5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। तो पहले ये पता करो कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक का मतलब क्या है कि पहले जितनी चाल थी उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाएगी। पहले जितनी चाल थी उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक हो जाएगी। तो अब उसकी चाल हो जाएगी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर से समय निकालना पड़ेगा क्योंकि चाल बदल गई है कि यदि उसकी चाल इतनी है तो समय कितना होगा। सूत्र वही है दूरी बटे चाल। दूरी तो 360 ही है, चाल कितनी है x + 5। कोई बताएगा क्या कि ये जो समय है वो कम है या ज़्यादा। देखो स्पीड बढ़ गई, यहाँ स्पीड कम थी, यहाँ स्पीड बढ़ गई, दूरी वही है। जैसे ही स्पीड बढ़ जाती है तो समय क्या लगेगा, कम। ये समय क्या है, कम है, इतने घंटे का टाइम लगेगा। ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है। इसने बोला था उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। पहले इतना समय ले रही थी, अब इतना समय ले रही है। तो इन दोनों टाइम का जो अंतर है वो है 1 घंटा। यहाँ बोला है 1, ये घंटा। कम या अधिक का मतलब हमेशा अंतर होता है। 1 घंटा अधिक बोल दो चाहे 1 घंटा कम बोल दो, ये क्या है, दोनों टाइम का अंतर है। तो इन दोनों टाइम का अंतर जो है वो 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो आपका ये है 360 बटे x और ये है 360 बटे x + 5। इन दोनों का अंतर कितना बता रखा है, 1। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो x भी लिखा जाएगा और x + 5 भी लिखा जाएगा। आप लोगों को मैं एक बात बता चुका हूँ कि जब ये हर में दोनों संख्याएं अलग अलग होती है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, उसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना है। क्या करोगे, यहाँ जो संख्या आ रही है उसको इससे गुणा कर दो, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि 360 है, उसके साथ में कौन गुणा होगा, x + 5। ये लो माइनस लगा दिया और इसके साथ में ये गुणा हो जाएगा। 360 के साथ में x हो गया बराबर 1। 360 जो है वो x से भी होगा और 5 से भी गुणा होगा, तो ये हो गया 360 x से। और 5 को जब अपन यहाँ करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा भाई, 1800। ये 360 x है ही। बटे में इस x को अंदर गुणा करना पड़ेगा अपने को इनसे। तो x को जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये आएगा x² + 5x बराबर में 1 आ रहा है। इस 1 के बटे में 1 लगा लेना क्योंकि हम वज्र गुणा भी करेंगे। 360x माइनस प्लस का है, 360x माइनस का, तो ये तो कट जाएगा और बाकी जो भी बच गया उसको हम क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तिरछा गुणा। और उसको अपन आगे तो हल तो करना ही है। यहाँ देखिए ये जो 1 है, इस 1 को पहले इधर गुणा कर दो। 1 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, x² + 5x। अब लगा दो बराबर, यहाँ 1 है, यहाँ 1800 बचा हुआ है। 1 को 1800 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। इसका इधर पक्षांतरण कर दो, x² + 5x माइनस 1800 बराबर 0। देखो इसमें बड़ी संख्या आ रही है, गुणनखंड से ये प्रश्न हल हो सकता है, कर भी सकते हैं, लेकिन उसमें क्या अपने को गुणनखंड पहचानने में टाइम लगेगा। तो यदि बड़ी संख्या आ रही है तो वहाँ पर टाइम खराब मत करो आप, और द्विघाती सूत्र के प्रयोग से फटाफट उसको हल कर दो। चलिए अपन द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। तो a का मान यहाँ पर कितना होगा 1, b का मान कितना होगा 5 और c का मान कितना होगा -18, 1800। ठीक है। अब द्विघाती सूत्र, ये आपका द्विघाती सूत्र भाई, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a माइनस b, ये रहा b का मान 5 प्लस माइनस √b² का मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुणा a का मान 1 गुणा c का मान ये रहा माइनस का 1800 बटे 2 गुणा a का मान 1 है। यहाँ पर जब मान रखते हो ABC का, वो मान आपको सावधानी से रखना है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो -5 प्लस माइनस, इस -5 की बात हो रही है, ये 25 है ही रूट के अंदर
जब इनको गुणा करते हो तो याद रखना कि यहाँ माइनस है, ये माइनस पहले इस माइनस से गुणा होगा तो वो प्लस बनेगा। ये लो प्लस, 4 को 1 से गुणा किया 4, 4 को 18 से गुणा कर दो 72, ये 72 और आगे 2 जीरो आ रहे हैं तो ये 7200 हो जाएगा, बटे 2 को 1 से गुणा करने पर 2 आता ही है, -5 प्लस माइनस अब इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया 72 25 बटे 2। अब इस 72 25 का वर्गमूल कैसे निकालें? इसका वर्गमूल निकालने का सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। देखिए 72 25 है तो ये लास्ट वाले 2 अंक है, इसका वर्गमूल कितना होगा 5। यदि इन अंकों का वर्गमूल 5 है तो आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के लिए ये सोचना है कि कौन सी ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 72 आता हो, लेकिन उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 होना चाहिए। और आपको पता है 8 के पहाड़े में 9 बार बोलने पर 72 आता है, या 9 के पहाड़े में 9 को 8 बार बोलने पर 72 आता है। तो 9 गुणा 8 क्या होता है 72। ऐसी 2 संख्याएं लिखो जिनका अंतर 1 हो और उनको गुणा करने पर 72 आता हो। पता चल गया सबको? और इसमें जो छोटी संख्या है वो इस 5 के साथ में लिख दो, ये हो गया 85, ये इसका वर्गमूल होगा। और सर ये तो हम लोगों को दिक्कत आ सकती है, कोई बात नहीं रे, घबराने की आवश्यकता नहीं है भाई। 72 25 का वर्गमूल नहीं आता है तो आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। 2 इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, और 3 का भाग देखो जाता है कि नहीं जाता है, 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे 5 का भाग, 5 एकम 5, फिर 5 4 20, 5 4 20, 5 5 25, फिर 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 9 45। अब 289 आ गया, किसका भाग जाएगा? वर्ग संख्याएं आप लोगों को 1 से 20 तक याद होनी चाहिए, और या ये पता होना चाहिए कि किसका वर्ग था है। तो यहाँ देखो 17 का वर्ग होता है 289, इसका मतलब 17 से छोटी संख्या का इसमें भाग ही नहीं जाएगा। 17 एकम 17, 17 7 119, फिर 17 का भाग जाएगा, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, यहाँ से संख्या 5, यहाँ से संख्या 17, इन दोनों को गुणा कर दो, 17 5 85 हो गया ना। ऐसे करना था। अब क्या होगा, सरल यहाँ तक तो जितना होना था उतना हो गया। एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो देखो ये सबक्स बराबर लिखा जाए था -5, धनात्मक का मतलब इसको प्लस लिखना है, 85 बटे 2, 85 में से ये 5 घटेगा 80 बचेगा, 80 बटे 2, इसका मतलब 40, ये उत्तर हो गया 40 भाई। अब हम ऋणात्मक के चिन्ह लेंगे तो लिख दो, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर अक्स बराबर लिखेंगे -5, ऋणात्मक बोला है इसलिए यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, वहाँ पर क्या लिखेंगे -85 बटे 2, दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जुड़ेंगी, माइनस का 90 बन गया, -90 बटे 2, इसमें भाग लगाएंगे तो माइनस का 45, और ये संभव नहीं है भाई, ये संभव नहीं है। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कैसे पता चला कि संभव नहीं है। हम लोग कोई वर्मा जी तो है नहीं कि हम लोगों को पता चल जाएगा संभव नहीं है। आप लोगों को पता चला, हमें भी बता दीजिए ज़रा कैसे पता चला। अरे भाई हम बात क्या कर रहे हैं, रेलगाड़ी की चाल की बात कर रहे हैं। अक्स हमने किसको माना था, रेलगाड़ी की चाल को, और आप जानते हो किसी भी वाहन की चाल है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब चाल ऋणात्मक होगी ही नहीं तो अक्स का मान जो माइनस में आएगा वो संभव नहीं है, उसको अपने यूज में नहीं लेंगे और अपना रिजल्ट केवल यही काम में लिया जाएगा। अक्स का मान 40 ही काम में लिया जाएगा। अब अक्स का मान 40 ही है तो यही आपका उत्तर है। रेलगाड़ी की चाल को आपने क्या माना था, अक्स से, तो यही होगा आपका उत्तर। अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई रे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से आप एक बार इनको आप वीडियो को देखते हुए अच्छे से इसको नोट कर लें, एक बार उसको समझ लें,
और फिर उसको बिना देख कर के आप हल करेंगे तो ही ये चीज़ समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि मैं आराम से कितना भी समझाऊं आप लोगों को लग रहा हो कि यार बहुत आसान है, बहुत है। आसान तब लगता है जब दूसरा आदमी करता है, और हम खुद करेंगे ना तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए आप ज़रूर कीजिएगा, एक बार नोट करें, एक बार इसको अच्छे से समझें, एक बार फिर से इसको बिना देखे करें तो आप सीख जाओगे। चलिए आज इस वीडियो में हम केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।